माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। संविधान निर्माताओं ने चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक, और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। पीएमओ के ऊपर अघोषित दर्जा दे दिया गया। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं, और एक पीढ़ी आगे चले, और उस पीढ़ी ने क्या किया? भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। संविधान को हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। और दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। ये कौन सी व्यवस्था है? आदरणीय सभापति जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो संविधान के साथ क्या हुआ उसी की बात कर रहा हूं। उस समय करने वाले पात्रों को लेकर किसी को परेशानी होती होगी, लेकिन बात संविधान की है। मेरे मन के और मेरे विचारों को मैं अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते थे, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे, इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 370 की तो पता है सबको, 35A का पता बहुत कम है। संसद में आए बिना, जबकि संसद में आना पड़ता, संसद को ही अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो ये संसद है, उसको भी उन्होंने गला घोंटने का काम किया। 35A जो संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया, और अगर 35A न होता तो जम्मू कश्मीर में जो हालत पैदा हुई वो हालत पैदा न हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर यह काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया। आदरणीय सभापति, ये संसद का अधिकार था, कोई अपनी मनमानी से नहीं कर सकता था, लेकिन और उनके पास बहुमत था, कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि पेट में पाप था। देश की जनता से छुपाना चाहते थे। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर जिनके प्रति आज सम्मान का भाव सब कोई अनुभव कर रहा है,
और हम लोगों के लिए तो बहुत विशेष है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो जीवन में बहुत बड़ी जो कुछ भी रास्ते मिले ना वहीं से मिले हैं। अमित शाह के बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी को संसद भवन में धोते हुए दिखे। ये आवाज बता रही थी पीएम मोदी की कि राहुल गांधी की किस तरह से धुलाई हुई है। संसद भवन में जिस तरह से राहुल गांधी को लताड़ा पीएम मोदी, ये देखकर राहुल गांधी चुप्पी छाए हुए थे और कुछ नहीं बोल पाए। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ऐसे अपडेट लाते रहें। ये कि भारत ने अब चाइनीज नेशनल्स के लिए बिजनेस वीजा प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया है। दरअसल गलवान घाटी की घटना और कोविड-19 के बाद से भारत चाइनीज नेशनल्स और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इसलिए जो भी चाइनीज नेशनल भारत के बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करते थे, उनको 6-6 महीने तक का वेट करना पड़ता था। उनकी काफी स्ट्रिक्ट वेटिंग की जाती थी और कई बार तो बिजनेस वीजा ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। मसला ये था कि भारत माना जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है एर्नाकुलम जिले का मुनबम इलाका, जहां एनडीए की जीत को बीजेपी एक राजनीतिक और सामाजिक टर्निंग पॉइंट के रूप में पेश कर रही है। बीजेपी के केरल महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने मुनबम वार्ड में एनडीए की जीत को ऐतिहासिक बताया। बीजेपी नेता का दावा है कि मुनबम में करीब 500 ईसाई परिवार वक्फ बोर्ड के कथित अवैध दावों की वजह से में जो चाइनीज कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, वो चाइना से अपने टेक्निकल स्टाफ को साथ में नहीं ला पा रही थी। कई सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भारत में प्लांट सेटअप करने और मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए चाइनीज टेक्नीशियंस को बुलाना चाहती थी। काफी ऑटोमेटिक मशीनरी चाइना से आ रही थी जो चाइनीज टेक्नीशियंस ही इंस्टॉल करना जानते थे, लेकिन भारत सरकार टाइम से वीजा ही अप्रूव नहीं कर रही थी। इस वजह से अप्रोक्सीमेटली $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होल्ड के ऊपर थी। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने चाइनीज नेशनल्स के बिजनेस वीजा एप्लीकेशंस को अब फास्ट ट्रैक के मोड के ऊपर कर दिया है। पहले जहां पर 6-6 महीने का समय लग रहा था, अब भारत की सरकार चाइनीज नेशनल्स के बिजनेस वीजा को विद इन 4 वीक्स यानी कि 4 हफ्तों के अंदर ही अप्रूव कर रही है। इस स्टेप से इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज और सोलर इंडस्ट्रीज की कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे पहले भारत ने चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी शुरुआत की थी और चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। सदन में पीएम मोदी और राहुल गांधी बैठे थे, तो अमित शाह के बाद अब पीएम मोदी राहुल गांधी को धोते हुए नजर आए। जिस तरह से पीएम मोदी ने ये जवाब दिया राहुल गांधी को, राहुल गांधी चुप रह गया और कुछ भी नहीं बोल पाए। लेकिन राहुल गांधी ने भी कम नहीं बोला। जिस तरह से राहुल गांधी ने भी जवाब दिया था, ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ी जवाब देना। और दोनों के बीच में जिस तरह से डिबेट हो रहा था, जिस तरह से बातें के ऊपर बातें बोली जा रही थी संसद भवन में, ये बहुत बढ़िया बात थी कि जिस तरह से संसद भवन में बातें हो रही थी, जिस तरह से संविधान के ऊपर बातें हुई, ये आज पूरा अगर सदन किसी पे था तो संविधान पे था कि संविधान पे किस तरह से चोट पहुँचाया जा रहा है। पीएम मोदी ने साफ साफ बोला कि संविधान पर चोट पहुंचाया जा रहा है। यानी कि ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पीएम मोदी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, राहुल गांधी एक कैसे नेता हैं और समाज के लिए किस तरह से उभरे हैं वो, और आने वाले दिन में किस तरह से वो समाज के लिए काम आएंगे, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पीएम मोदी को लेकर भी कई बातें चल रही हैं। पीएम मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह के प्रधानमंत्री रहे और भारत में किस तरह से इन्होंने विकास किया है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जिस तरह से अब डिबेट चल रहा है सदन में, जिस तरह से बातें हो रही थी, ये अच्छी बात थी कि जिस तरह से बातें हो रही थी, पीएम मोदी ने जो बातें की, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो बातें हो रही थी, जो जिस तरह से डिबेट हो रही थी, इस डिबेट से कुछ ना कुछ ये सीखने के लिए मिलता है कि क्योंकि किस तरह से संसद सदन चलाया जाता है, किस तरह से सदन में बातें की जाती है, किस तरह से सदन में कुछ पारित होता है, किस तरह से सदन में बातें रखी जाती हैं, किस तरह से लोग अपनी बातें रखकर बताते हैं कि क्या चल रहा है, यही चलता है सदन में। और बात करें कि अब जिस तरह से वोट चोरी पे भी बात हो रही थी कि वोट चोरी पर भी पीएम मोदी और अमित शाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हर बार ये वोट चोरी का जो इल्ज़ाम लगाते हैं, जब इनकी सरकार बनती है तो ये तब नहीं लगाते हैं कि वोट चोरी हुआ है, लेकिन जब वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये वोट चोरी की हमेशा इल्ज़ाम कह देते हैं कि वोट चोरी हुआ है। यानी कि ये भी बहुत बड़ी बात थी। आप अमित शाह को किस हिसाब से देखते हैं कि संसद भवन में किस तरह से वो जवाब
जवाब दिए थे, यह क्या अच्छी बात थी या नहीं बात थी वोट चोरी को लेकर? क्या वोट चोरी वाकई में वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है या कि वाकई में ये मुद्दा झूठा है? ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या राय है वोट चोरी पर, कि ये सच है या झूठ है। और आपको जो भी लगे वो कमेंट में बताइएगा, जो भी आपको मन में डाउट आए कि नहीं ये सही है ये नहीं सही है, ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि आप बताएंगे तो ये पता चल सके कि कितने लोग इसे मानते हैं कितने लोग नहीं मानते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा,